पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार से पता चलता है कि पिछले 2 सालों से चावल की काश्त के रकबे में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। चूंकि मुकामी चावल की पैदावार मुल्क की सालाना जरूरत से ज्यादा है, इसलिए मुल्क में अक्सर काबिल बरामद इजाफी चावल होता है। चाय का मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाय को देखें तो आपने चाय लगा दी तो 100 एंड 120 ईयर्स तक आप इससे बिल्कुल बेगम हो जाएं कि आपकी प्रोडक्शन आती रहेगी, इस सूरत में कि अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। चाय चुनने की मुद्दत मार्च से अक्टूबर तक होती है। चाय चुनने में कम से कम आधा साल लगता है। China was very kind to चीन की बड़ी मेहरबानी है कि हमें 500 मिलियन मालियत के सैकड़ों स्कूल, पेशा वाराना तरबियत और तकनीकी आलात फराहम किए हैं। ये सहूलियात इस साल के आगाज और पिछले साल के इख्तिताम में मुहैया की गईं और इसको पहले ही वोकेशनल ट्रेनिंग के 400 इदारों में रखा जा चुका है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रेनर्स को ट्रेन करने के हवाले से भी चीन बहुत अच्छा साबित हुआ। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन। प्रोग्राम का आगाज़ इस हफ्ते की अहम बैनुल-अक़वामी और मुल्की खबरों के जायजे से करते हैं। कर्ज से जीडीपी का तनासब मौजूदा माली साल फिस्कल ईयर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन 72.4% तक बढ़ जाएगा और हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों के ताउन से अगले माली साल फिस्कल ईयर 2023 में इसके 69.1% तक गिरने की तवक्को है। हुकूमत दरमियानी से तवील मुद्दत में मालियाती इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए खसारे को कम करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि मालियाती खसारा पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम का कलीदी मुहर्रक है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने साबिक वापडा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों डिस्कोस को अपने सार्फिन से अप्रैल के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तौर पर 3.99 रुपये फी यूनिट अजाफी फ्यूल लागत वसूल करने की इजाजत दे दी है। जून के शुरू में नेपरा ने ईंधन की कीमतों में इजाफे, सलाहियत की लागत और रुपए की कदर में कमी के असरात की वजह से बिजली के निर्खों में 7.9 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। नाकाबिले बर्दाश्त महंगे दरामदी ईंधन की कीमतों की वजह से हुकूमत तवानाई के शोबे में अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। एक माह से भी कम वक्त में मुजवजा बजट के इकदामात के बाद बिजली, गैस और तेल की खरीदारी अमली तौर पर आबादी की अक्सरियत की इस्तिताअत से बाहर हो जाएगी। पावर एंड गैस रेगुलेटर्स ने पहले ही बिजली और गैस के निर्खों में 45 से 50% इजाफे का तयन किया है, जो 1 जुलाई से बिजली के लिए 8 रुपये फी यूनिट और कुदरती गैस के लिए तकरीबन 266 रुपये फी यूनिट के हिसाब से लागू होगा। पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपने बजट से पहले दी गई ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान तकरीबन 100 अरब बिजली यूनिट्स की फरोख्त पर तकरीबन 11 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली पर 1.1 ट्रिलियन रुपये की सब्सिडी फराहम की है। कोई भी मुल्क ऐसी सब्सिडी का मुतहम्मल नहीं हो सकता जिससे सालाना 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हो। तेल की कीमतें इस हफ्ते मजीद बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईरान के जोहरी मुज़ाकरात के इख्तिताम में ताख़ीर हो रही है और आलमी मंडियों में ईरानी खाम तेल की मुमकिना वापसी, जो पहले ही रूस से सप्लाई में रुकावटों से मुतासर हैं, में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जेपी मॉर्गन के तज्जियाकारों ने इस हफ्ते कहा कि तेल की कीमतें इस साल 185 अमरीकी डॉलर फी बैरल तक बढ़ सकती हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर ईरान जोहरी मुआहदे पर पहुंच भी जाता है तो भी ईरानी तेल की सप्लाई दोबारा शुरू करने में कई माह लग जाएंगे। ईंधन और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र मुकामी हवाई कंपनियों ने अपनी टिकटों की कीमतों में 25% इजाफा किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक लाहौर से दुबई, शारजा, कराची, टोरंटो, दमाम और सऊदी अरब जाने वाली परवाजों के 2 तरफा टिकटों की कीमतों में इजाफा किया गया है। तामीराती सरगर्मियों में सुस्त रवि के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स ने पीर को एक बार फिर स्टील बार्स की कीमतों में 7,000 रुपये फी टन इजाफा किया। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने खरीदारों को मुतलअ किया कि वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की इंतहाई गैर मुस्तहकम कीमत और तवानाई और माल बर्दारी की लागत में मुसलसल और बेमिसाल इजाफे की वजह से पैदावारी लागत में कीमतों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव को मजीद जज्ब नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत तवानाई के बहरान और ईंधन की बुलंद कीमतों के असरात को कम करने के लिए मोटरवेज पर माल बर्दार गाड़ियों से दोहरा टोल टैक्स वसूल करने पर गौर कर रही है। ये एक ऐसे मंसूबे पर भी गौर कर रही है जिसके तहत गाड़ियां ताक और जुफ्त नंबर प्लेटों की बुनियाद पर मुतबादल दिनों में सड़कों पर चल सकें।
توانائی کی بچت کی دیگر تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جیسے موٹر ویز، ہائی ویز پر رفتار کی حد کو کم کرنا اور موٹر ویز پر ٹرکوں کے لیے ٹول ٹیکس کو دوگنا کرنا ہے۔ پاکستان میں فارم ٹریکٹرز کی پیداوار میں 13.20% کا اضافہ دیکھا گیا اور رواں مالی سال 2021-2022 کے 11 مہینوں کے دوران 50,000 یونٹ سے زائد کی پیداوار ہوئی۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن (PAMA) کی خبر کے مطابق ٹرک، پک اپ، لائٹ کمرشل وہیکل، LCVs اور جیپس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آٹو فنانسنگ اور بلند شرح سود پر بندش لگا دی ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 11 MFY 22 میں کاروں کی فروخت میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل یوجین یوکوف نے وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات مفتاح اسماعیل کو 2021 تا 2025 کے لیے پاکستان کی قومی شراکت کی حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی، جو حکومت کے ترقیاتی ویژن کے مطابق ہے۔ شرکا نے یہ بھی کہا کہ شدید مالی اور مالیاتی چیلنجوں کے باوجود موجودہ انتظامیہ معیشت کو جامعیت اور پائیداری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے معاشی ڈھانچے میں مؤثر اصلاحاتی اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چاول کی بین الاقوامی تجارت 2022 میں مسلسل تیسرے سال بڑھنے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے برازیل، چین، پاکستان، یوراگوئے اور خاص طور پر تھائی لینڈ سے چاول کی برآمد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے چاول کی کاشت کے رقبے میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ چونکہ مقامی چاول کی پیداوار ملک کی سالانہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے ملک میں اکثر قابل برآمد اضافی چاول ہوتا ہے۔ پاکستان نے انڈونیشیا سے کہا کہ وہ پاکستان کو پام آئل کی سپلائی دوبارہ شروع کرے اور انڈونیشیا نے پاکستان کو جلد از جلد پام آئل بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضیٰ محمود نے حال ہی میں انڈونیشیا کا دورہ کیا، جس کا مقصد انڈونیشیا کی حکومت کے پام آئل کی برآمد پر پابندی کے حالیہ فیصلے کے پاکستان کی معیشت پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنا اور پاکستانی مارکیٹ میں تیل کی مسلسل روانی کو یقینی بنانا تھا۔ وفاقی وزیر کی ذاتی کاوش کی بدولت پام آئل کی 2 کھیپ 30,000 اور 27,000 ٹن پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی۔ علی بابا پاکستان میں اپنا نیٹ پرینیور ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ 4 ہفتے کے پروگرام میں مقامی کاروباری افراد کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے آن لائن کورسز اور ورکشاپس کا ایک سلسلہ شامل ہوگا۔ پاکستان میں ای کامرس کی دھماکہ خیز ترقی کے ساتھ پاکستانی ایکسپریس انڈسٹری ایک منافع بخش مدت کا آغاز کرے گی۔ بیک وقت روایتی بزنس ٹو بزنس تجارت کی مانگ اب بھی عروج پر ہے، تاہم چاہے یہ سی اینڈ یا بی اینڈ بزنس ہو، آخری مقام تک چیزوں کی ترسیل لاجسٹک سروس سلسلے کی شاہراہ ہے۔ پاکستان چائے کے بڑے صارفین اور درآمد کنندگان میں سے ایک ہے، جبکہ پاکستان کے قدرتی حالات چائے کی کاشتکاری کے لیے کافی موزوں ہے۔ اس لیے پاکستان میں چائے کی صنعت کی ترقی کی ایک بڑی گنجائش موجود ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چائے غربت کے خاتمے کے لیے ایک اچھی فصل بھی ہے؟ جیسا کہ چین کے بہت سارے دیہاتوں نے چائے کی صنعت کی بدولت غربت سے نجات پائی ہے، تو پھر پاکستان چین کے تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہے اور چین اور پاکستان کے درمیان اس صنعت میں کیا تعاون کے امکانات موجود ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ کبھی امپورٹ کرنے میں چاہے تو اس میں کبھی 1 نمبر پہ ہے، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے، اس سے نیچے نہیں گیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری کنزمپشن کتنی ہے۔ چائے کی کاشت کو 100 سالہ طویل سرمایہ کاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی چائے کی درآمدات بہت زیادہ، جبکہ اس کی چائے کی پیداوار بہت کم ہے۔ وسیع مارکیٹ اور سازگار ارضیاتی حالات کی بدولت پاکستان میں چائے کی صنعت میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ جیسا کہ ہر ایک فصل ہے، آپ کو اگر ویجیٹیبلز کی آپ اگزامپل دیں تو آپ کو وہ ویجیٹیبلز ہر 3 ماہ 4 ماہ کے بعد دوبارہ ریپلیس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فروٹس سیکشنز کی بات کریں، فروٹس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی آپ فروٹ پلانٹ لگاتے ہیں تو وہ بہت ہوا میکسیمم 10 to 15 ایئرز 20 ایئرز کے بعد اس کی جو ہے تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی کہ جو اس کی انیشیل اسٹیجز میں ہوتی ہے پروڈکشن کی۔ تو چائے کا میں اس لیے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ چائے کو دیکھیں تو آپ نے چائے لگا دی تو 100 and 120 ایئرز تک آپ اس سے بالکل بے غم ہو جائیں کہ آپ کی پروڈکشن آتی رہے گی، اس صورت میں کہ اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔
चाय के हवाले से तो मैं यही तजावीज़ दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो रूरल एरिया के पीपल हैं उन लोगों को सपोर्ट करें इनिशली, मतलब 4 to 5 इयर्स उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दें ताकि उनका ज़रिया माश जो है तो वो डिस्टर्ब ना हो, वो अपने इंसेंटिव्स के ऊपर डिपेंड करके गुजारा कर लें जब तक कि उनकी चाय इस काबिल नहीं हो जाती कि उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। जब से उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो वो लोग अपनी बजाय इसके कि इंसेंटिव्स पे डिपेंड करें, वो अपनी प्रोडक्शन पे डिपेंड करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इससे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ज़र मुबादला है इसके अंदर काफ़ी कमी आएगी। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही जगह जहाँ प्लांट है और पैदा भी ऐसे इलाके में की है जिसमें पीएच इनकी +6 हो, हिली एरिया में ज़्यादा होती है। तो इसके लिए यही हो सकता है कि इसका टी बोर्ड बन जाए जो सिर्फ और सिर्फ चाय के ऊपर काम करें और मतलब जो दूसरे कंट्री हैं प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ MOU साइन करके तो फिर इसकी कैपेसिटी को एनहांस कर लें। चाइना भी एक बड़ा मुल्क है जो चाय को एक्सपोर्ट करता है और पुराना वो उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। चाइना के साथ अगर कोई इस तरह के लिंक हो सके गवर्नमेंट के उस लेवल पे तो उनसे मशीनरी भी ले सकते हैं और एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। जहाँ जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग्स वगैरह वहाँ पे हों। चाय की तरक्की चीन के कई दही इलाकों को गुर्बत से निकालने में मददगार साबित हुई है। आज हम आपको चीन के गोइचो मैथान काउंटी ले जाएंगे। इसे चीन की मशहूर चाय का मरकज कहा जाता है और ये काउंटी चाय की पैदावार के लिहाज से गोइचो में पहले नंबर पर है। जब तक हमारी काउंटी ने सब्ज पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं किया था, हम यहाँ मिर्च, मकई और चावल उगाते थे। अब हमारे खेत चाय के बाग में तब्दील हो रहे हैं। हमारी काउंटी में चाय की सनत माहौलियाती तामीर के कौमी मंसूबों में शामिल है। हुकूमत के ताउन और मुराद पर मबनी पॉलिसियों की वजह से यहाँ चाय की सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है। यहाँ तमाम बेकार ज़मीनों पर चाय की फसल लगाई गई है। मैथान काउंटी में 40,000 हेक्टेयर के करीब चाय के बागात हैं, जिनकी चाय की सनत की मजमूई आमदनी $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 3,50,000 से ज्यादा लोग इससे वाबस्ता हैं। इस वक्त चाय की सनत मैथान काउंटी की एक अहम सनत बन चुकी है और काउंटी के लिए ये गुर्बत पे काबू पाने के लिए एक मजबूत हथियार भी है। चाय की सनत की तरक्की बहुत सी तब्दीलियां लाई है। जब हम रिवायती फसलें उगाते थे तो वो हमारी खुराक और लिबास जैसी बुनियादी ज़रूरियात को यकीनी बनाती थीं। अब चाय के खेत का फ़ी हेक्टर हमारे लिए सालाना तकरीबन $15,000 की आमदन लाता है। यहाँ हर कोई औसतन 0.2 हेक्टर के करीब चाय के बागात का मालिक है। चाय की सनत ने हमें बहुत ज़्यादा मुआशी फ़वाइद दिए हैं। हर घर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, नई सड़कें बनी हैं और हर ख़ानदान के पास एक गाड़ी है। हमारे यहाँ और शहर के मयार ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत से देहातियों ने शहर में घर ख़रीदे हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजा है। अच्छी इंतजामिया और चाय की जदीद इकसाम दोनों अनासर ने मैथान में चाय की सनत की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बुनियादी तौर पर हमारे किसान चाय लगाते हैं और चुनते हैं, फिर चाय की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी चाय ख़रीद लेती है और इसे मुनज़्ज़म तरीके से फ़रोख्त करती है। हमने चाय की जो किस्में लगाई हैं वो सब आला पैदावार वाली हैं। चाय चुनने की मुद्दत मार्च से अक्टूबर तक होती है। चाय चुनने में कम से कम आधा साल लगता है, इसलिए इसकी पैदावार की कीमत चाय की उन कुछ अक़साम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है जो मौसम बहार के बाद पैदा नहीं होती। चाय की सनत को मजबूत बनाते हुए मैथान ने मुकामी आमदनी में इजाफा करने के लिए चाय से मुतल्लिका सियाहत की तरक्की को भी फ़रोग़ दिया है और चाय से मुतल्लिका मुख्तलिफ मसनूआत जैसे चाय के मशरूबात, चाय के खाने, सेहत से मुतल्लिक चाय की मसनूआत और चाय की दस्तकारियों को फ़रोग़ दिया गया है। हमारे ख़ानदान की ही मिसाल ले लें। हमारे ख़ानदान के पास चाय के तकरीबन 0.8 हेक्टर रकबे के बागात हैं और चाय की दुकान के मालिक हैं। चाय से सालाना तकरीबन $15,000 आमदनी होती है। हमारे चाय के बाग में एक होम स्टे भी है जिसकी आमदनी खालिस चाय की काश्त से ज़्यादा है। हमारी सालाना आमदनी तकरीबन $15,000 है। गुज़श्ता 2 सालों में कोविड के असरात की वजह से इसमें कदरे कमी वाक़ई हुई है। चाय की बरामदात मैथान में चाय की सनत की आमदनी की ज़मानत भी हैं। इस साल अप्रैल के आखिर तक मैथान की चाय की बरामदात की मालियत $7.65 मिलियन तक पहुंच गई है।
मैथान चाय रूस, जापान, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका वगैरह को बरामद की जाती है। बरामद करने से चाय की मंडी की सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है और चाय के काश्तकारों की आमदनी को भी यकीनी बनाया जा सकता है या इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ बरामदी तिजारत करने के लिए मुतल्लिका इदारों को मुतारिफ कराना ज़रूरी है, जिनमें क्वालिटी इंस्पेक्शन एंटरप्राइजेज़ और पैकेजिंग एंटरप्राइजेज़ शामिल हैं, जिससे हुकूमत के लिए सनती इदारों और टैक्स रेवेन्यू के तनासुब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पाकिस्तान में कुछ इलाके चाय की काश्त के लिए इंतहाई मौजू हैं। मुझे यकीन है कि अच्छी अक़साम और तकनीक हो तो पाकिस्तान में चाय की सनत बहुत तरक्की कर सकती है और हम इस सिलसिले में ताउन भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हाल ही में चीन और पाकिस्तान पेशावराना तालीम को फ़रोग़ देने के तावन पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन ने अहम किरदार अदा किया है। आज के प्रोग्राम में हम इस कमीशन के चेयरमैन जनाब सैयद जावेद हसन साहब की कहानी सुनते हैं। पेशावराना तरबियत और तकनीकी तरबियत सीपैक मंसूबे के अहम अज्जा हैं। पिछले 2 सालों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस शोबे से मुताल्लिक अक्सर बातचीत हुई है और कुछ पेशरफ्त हुई है। China was very kind to provide. चीन की बड़ी मेहरबानी है कि हमें 500 मिलियन मालियत के सैकड़ों स्कूल पेशा वाराना तरबियत और तकनीकी आलात फराहम किए हैं। ये सहूलियात इस साल के आगाज़ और पिछले साल के अख्ताम में मुहैया की गईं और इसको पहले ही वोकेशनल ट्रेनिंग के 400 इदारों में रखा जा चुका है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रेनर्स को ट्रेन करने के हवाले से भी चीन बहुत अच्छा साबित हुआ। चीन में पेशावराना अमूर के हवाले से कलील मुद्दती तरबियत हासिल करने के लिए तकरीबन 200 अफराद को मुख्तलिफ इदारों में स्कॉलरशिप्स पर चीन भेजा गया है। सीपैक में चीन की जानिब से एक बड़ा इनपुट गवादर है। यहाँ एक आला मायार का टेक्निकल इंस्टीट्यूट मौजूद है, जिसे चीनियों ने वसी सरमायाकारी से कायम किया है और मुकम्मल तौर पर मालियाती फंड्स फराहम किए हैं। China has taken this very seriously. चुनाचे चीन ने इसे बहुत संजीदगी से लिया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि गवादर के मॉडल को दूसरी जगहों पर भी नकल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सलाहियत यानी पेशा वाराना तरबियत में सलाहियत की कुल मिकदार में कमी मौजूद है। बाज़ाब्ता तौर पर इदारों में इसकी मिकदार सिर्फ 4 लाख के करीब है, जबकि हमें शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलियन की ज़रूरत है। क्या पेशा वाराना तालीम में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की राह में कोई मुश्किलात हायल हैं? Let's put it this way. मुझे लगता है कि आइए इसे इस तरह समझते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन चीनी लोग निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते हैं। वो ये देखना पसंद करते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर वो इस हवाले से बहुत मुअस्सर तरीके से मंसूबाबंदी करते हैं। हमारी तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से हमें मज़ीद और ज़्यादा मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है और ये भी वाज़े होना चाहिए कि हम चीन से किस किस्म की मदद चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी सलाहियत कम है। चीन महज बाज़ शोबों में मदद कर सकता है और हमें ये वाज़े करना चाहिए कि हम इस मदद को किस तरह मुअस्सर बनाना चाहते हैं। तालीमी साजो सामान और सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सही ट्रेनर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रेनर्स की तरबियत होनी चाहिए। We were talking to China about हम चीन से इन चीनी हुकाम के बारे में बात कर रहे थे कि खुद पाकिस्तान में चीनी ट्रेनर्स को लाकर और निहायत आला मयार के लोगों को चीन भेजकर ट्रेनर्स की मदद से ट्रेन किया जा सकता है। मजीद ये कि सर्टिफिकेशन भी काबिल तवज्जो नुक्ता है। चूँकि चीनी सर्टिफिकेशन को बहुत से ममालिक में तस्लीम किया जाता है, लिहाजा अगर पाकिस्तानी मुलाजमीन के पास चीनी सर्टिफिकेशन मौजूद है तो ये पूरी लेबर मार्केट के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। if Chinese employers come to Pakistan, they should be able to. अगर चीनी मुलाजमीन पाकिस्तान आते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर इन लोगों को मुलाजमत देने के काबिल होना चाहिए जिनके पास सर्टिफिकेशन है। पाकिस्तान में जो कुछ है यानी नौजवानों का बजट जो चीन के बरक्स जा रहा है। चीन निस्बतन उम्र रसीदा आबादी के साथ है और इसके अलावा ये मुईशत की अपग्रेडेशन है।
انہیں بیرون ملک سے مزید مزدوروں کی ضرورت ہے اور چین تکنیکی مہارت کے ورکرز کے لیے ایک مارکیٹ کے طور پر ابھرا ہے۔ لہٰذا اگر ہم لوگوں کو صحیح ہنر کے ساتھ تربیت دینے اور ان کے پاس صحیح سرٹیفیکیشن ہو جو چین میں قابل قبول ہوتا ہے تو ہم چین کو مزدور برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کی افرادی قوت کی منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس پیشہ ورانہ تعلیم کو ترجیح حاصل ہے؟ We in Pakistan Institute started something called Skills for All initiative. پاکستان انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسی چیز شروع کی ہے جسے سکلز فار آل انیشیٹو کہتے ہیں۔ ان مہارتوں میں تمام انیشیٹوز کے لیے ہمارے پاس دونوں روایتی مہارتیں تھیں، جیسا کہ پلمبنگ، ویلڈنگ جیسی چیزیں ہیں، وہ تمام روایتی مہارتیں جنہیں آپ پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ لیکن پہلی بار ہم نے ہائی ٹیک میں مہارت کی ٹریننگ بھی متعارف کرائی ہے اور اس میں انٹرنیٹ، 3D اینیمیشن، مصنوعی ذہانت، کوڈنگ کے لیے سرٹیفیکیشن کے پروگرامز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہائی ٹیک مہارت کی ٹریننگ کی بہت زیادہ مانگ ہے اور چینی فرمز کی طرف سے بھی اس قسم کی تربیت یافتہ افرادی قوت کی مانگ ہے۔ سید جاوید حسن نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو ہائی ٹیک ہنر کی تربیت کی ضرورت ہے۔ نیو ٹیک نے یہ کام محض اداروں کے بجائے جامعات کے ساتھ تعاون سے کیا ہے۔ We need also the courses to be in line with what ہمیں ایسے کورسز کی بھی ضرورت ہے جو مارکیٹ کی مانگ کے مطابق ہوں۔ مارکیٹ میں کیا ضروریات ہیں، اس کے لیے ہمیں اس حوالے سے کافی واضح ہونا چاہیے کہ پاکستانی صنعت میں ملک کی ضرورت کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ سی پیک سے کیا ہونے والا ہے، اور یہ نہایت اہم ہے کیونکہ سی پیک کے ذریعے بہت سی نئی صنعتیں لگنے والی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک کی بدولت کون سی صنعتیں آنے والی ہیں اور انہیں کس قسم کے ہنرمند مزدور درکار ہیں۔ ہمیں ایسے نصاب کو تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے جو مہارت کے لحاظ سے سی پیک کی مانگ کے مطابق ہو۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں جو تربیت دی گئی تھی ہم اس کے مطابق کام نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں موجودہ ٹیکنالوجی کے مطابق تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سی پیک کا دوسرا مرحلہ زوروں پر ہے اور پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن ان زونز میں صنعتوں کے لیے ہنرمند افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے ابھی طویل سفر باقی ہے۔ there is still an information gap into ہمارے لیے اب بھی کافی حد تک معلوماتی خلا موجود ہے کہ سیز میں کس قسم کی صنعتیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سیز میں ساری ایک جیسی صنعت نہیں ہوتی۔ سیز میں ایک ایسی قسم بھی ہے جس کا زیادہ تر میلان ٹیکسٹائل کی طرف ہے اور جو کے پی میں ہے وہ سٹیل اور دیگر صنعتوں جیسی چیزوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انفرادی سیز کیا ہیں اور پھر اس کے مطابق اداروں کو چن لیں۔ ادارے پہلے ہی چن لیے گئے ہیں، یعنی ان کی شناخت ہو گئی ہے، لیکن ہمیں صحیح قسم کا سامان، صحیح لائق ٹرینرز، صحیح قسم کے طالب علم کی پروفائلنگ کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے وہ جن لوگوں کو لیبر فورس فراہم کرتے ہیں یا سیز کو ہنرمند ورکرز فراہم کرتے ہیں وہ کمپنی کی ضروریات کے مطابق ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ضرورت ہے، اگر زیادہ مشکل نہ ہو تو میرے خیال میں اس کے لیے مزید کام، زیادہ توجہ اور زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے کارکن قومی اثاثہ ہیں۔ لوگوں نے اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت کی۔ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک گیم چینجر۔ لیکن سی پیک کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا کہ سی پیک کیا چیز ہے، البتہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ آن لائن چینیں میری زندگی بہت آسان کر۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دوں، میں اس بات سے ہی خوش ہوں کہ میرے پاس اپنی فیملی کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بلاگر ہوں اور میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں، تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اور میں ہوں مہذیب، میں چائنا میں رہتی ہوں اور چائنا میں ہی پڑھتی بھی ہوں، اور چائنا میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، میں ڈیلی جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ ایک بہت ہی اچھا گروپ چیلنج فیشن کمپنی، وہاں پہ میری جاب ہے، اور جاب پہ جانے سے پہلے میرا ڈیلی کا معمول ہے ناشتہ مسٹ ہے، ناشتہ ضروری کرنا ہے، اور یہ میں نے اپنی ہیبٹ جو ہے یہ چائنیز کلچر سے سیکھی۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ڈرائیونگ کر کے روزگار کما کر اپنی فیملی اور بچوں کو بھی خوش رکھیں گے، اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے۔
اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے۔ اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpack۔ ہمارے #me&cpack ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔